नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं ओम प्रकाश नहरा आज आपको बीए पार्ट सेकंड राजनीति विज्ञान के पेपर भारतीय राज्य व्यवस्था के टॉपिक नीति निर्देशक तत्वों का अध्ययन कराऊंगा। इससे पहले हमने जो नीति निर्देशक तत्वों के बारे में पढ़ा है एक बार उसको देख लेते हैं। हमने पहले नीति निर्देशक तत्वों की भूमि के बारे में पढ़ा कि नीति निर्देशक तत्व किस पृष्ठभूमि में तैयार किए गए। दूसरा हमने देखा अर्थ एवं स्वरूप पृष्ठभूमि, अर्थ एवं स्वरूप, मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में भेद। मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्वों में भेद। तीसरा जो टॉपिक हमने क्या था, मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में भेद। मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के भेद क्या है। चौथा जो टॉपिक क्या था, मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में सामंजस्यपूर्णता। वे आपस में दोनों साथ कहाँ चलते हैं, साथ कहाँ इनकी जरूरत होती है। फिर हमने नीति निर्देशक तत्वों की बात की। नीति निर्देशक तत्व कौन कौन से हैं, इसका अध्ययन हमने 5 टॉपिकों में किया, 5 शीर्षकों में किया। 5 शीर्षक कौन कौन से हैं, आर्थिक सुरक्षा संबंधी नीति निर्देशक तत्व, सामाजिक सुरक्षा संबंधी नीति निर्देशक तत्व, शिक्षा प्रजातंत्र संबंधी नीति निर्देशक तत्व, प्राचीन स्मारकों की सुरक्षा संबंधी नीति निर्देशक तत्व और अंतर्राष्ट्रीय शांति संबंधी सुरक्षा नीति निर्देशक तत्व। फिर हमने की थी नीति निर्देशक तत्वों की आलोचनाएं। इनकी आलोचकों ने किस प्रकार से की, ये हमने कल किया था। कल इस टॉपिक के बारे में अध्ययन किया था। फिर हमने किया था इनका महत्व। नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व जो हर सरकार की नीति बनाने में निर्देश करते हैं, सलाह देते हैं, गाइडलाइन करते हैं। ये भारतीय संविधान में निर्धारित किए गए थे, जिनका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38 से 51 तक किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38 से 51 तक किया गया है। हमने विगत 3 जो हमारी वीडियो है, उन वीडियो में इन 7 टॉपिकों का अध्ययन किया है। इन 7 टॉपिकों के बारे में अध्ययन किया है कि नीति निर्देशक तत्वों की पृष्ठभूमि क्या है, अर्थ और स्वरूप क्या है, मूल अधिकार नीति निर्देशक तत्वों में भेद क्या है, सामंजस्यपूर्णता कहाँ है, नीति निर्देशक तत्व कौन कौन से हैं, नीति निर्देशक तत्व कौन कौन से हैं, इस बारे में हमने 5 शीर्षकों में इसका अध्ययन किया। सामाजिक, आर्थिक, राज्य और प्रजातंत्र और आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति, इसका अध्ययन हमने 5 में किया। फिर हमने कल आलोचनाएं और महत्व के बारे में अध्ययन किया था। आज हम करेंगे जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन किस प्रकार से हुआ है। नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन, नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन कैसे हुआ है, उनको कार्यान्वयन कैसे किस प्रकार से किया है भारतीय संविधान निर्माताओं ने, इस बारे में हम जो इन्होंने क्रियान्वित किया है, जो भारतीय संविधान में इनको लागू किया गया है, उन बारे में हम विशेष अध्ययन करेंगे। उस बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। नीति निर्देशक तत्वों को क्रियान्वयन की समस्या जो आती है, वो पुलिस राज्य को कल्याणकारी एवं संविधान द्वारा स्थापित लोकतंत्र, आर्थिक सामाजिक न्याय में परिवर्तन करने की थी।
जो हमारा इंग्लिश गवर्नमेंट के समय शासक था वो पुलिस राज्य था, उस पुलिस राज्य को हमने भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार लोक कल्याणकारी और सामाजिक राज्य की समाजवाद की स्थापना करना है। और लोक कल्याणकारी और समाजवादी राज्य की स्थापना तब हो सकती है जब राजनीतिक लोकतंत्र और राजनीतिक लोकतंत्र जो हमारा है, जो हमने राज्य राजनीतिक रूप से विदेशी हुकूमत से प्राप्त किया है, उसको आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र में परिवर्तन कर दिया जाए। नीति निर्देशकों में अनेक बातें कही गई है, जिनमें नीति निर्देशकों में कोई लक्ष्य भी बताया गया है। नीति निर्देशक तत्वों का जो लक्ष्य है वह है आर्थिक सामाजिक न्याय। नीति निर्देशों का लक्ष्य क्या है? आर्थिक सामाजिक न्याय। इनका लक्ष्य है आर्थिक सामाजिक न्याय, यानी नीति निर्देशक तत्वों की संविधान में शामिल भी इसलिए किया गया है, आर्थिक सामाजिक न्याय को शामिल करने के लिए संविधान में शामिल किया है। संविधान निर्माताओं ने इसको मूल संविधान में स्थान दिया गया है। नीति निर्देशक तत्वों के जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, नीति निर्देशक तत्वों में आर्थिक सामाजिक न्याय से प्रमुख जो बातें हैं, आर्थिक सामाजिक न्याय से संबंधित जो बातें हैं उसमें है अधिकतम संभव संपन्न तक आर्थिक समानता की जाए, कि हमें आर्थिक समानता अधिकतम कर सकती है जितनी सब व्यक्तियों को हो सके। दूसरा ये था कि सभी व्यक्तियों के लिए आजीवन के साधन करें, महिलाओं, बालकों, युवकों, श्रमिकों सभी के लिए शोषण से बचाए, छोटे कृषकों और भूमिहीन मजदूरों के हितों की रक्षा की जाए और अस्थायी व्यक्तियों के कल्याण तथा सभी व्यक्तियों के सामाजिक न्याय तथा आर्थिक न्याय की बात की जाए। आर्थिक तथा सामाजिक न्याय की प्राप्ति का लक्ष्य इतना बड़ा है कि इसे पूरा करने के लिए दीर्घकालीन प्रयत्न, लंबे समय तक हम प्रयत्न करने होंगे। प्रचुर धन और तीव्र गति से आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक विकास आवश्यक है। संविधान लागू किए जाने के समय में इस दिशा में शासन द्वारा कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए गए, जिनका संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है। यानी इनको क्रियान्वित करने के लिए, नीति निर्देश तत्वों को कार्यान्वित देने के लिए शासन द्वारा क्या किया गया, शासन द्वारा कौन कौन से कानून इस श्रेणी में बनाए गए, शासन द्वारा कौन कौन से कानून इस क्षेत्र में बनाए गए। नंबर 1 जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, जमींदारी एवं जागीरदारी प्रथा का अंत। जमींदारी एवं जागीरदारी, जमींदारी एवं जागीरदारी प्रथा का अंत। जमींदारी एवं जागीरदारी प्रथा का अंत और भूमि सुधार, और भूमि सुधार। सरकार ने देश के स्वतंत्र होते ही जो मुख्य काम किया वो किया जमींदारी और जागीरदारी प्रथा का और भूमि सुधार। ये नीति निर्देशक तंत्रों के क्रियान्वयन की मुख्य पहल थी, मुख्य कार्य था। भारत में जमींदारी और जागीरदारी प्रथा को खत्म करके सैकड़ों वर्षों से, हजारों वर्षों से जो जमींदार का, जो किसान का शोषण हो रहा था, उस शोषण से मुक्त किया गया। और 1951 में जमींदारी और जागीरदारी प्रथा को पूर्णतः खत्म कर दिया। तब खत्म किया जमींदारी और जागीरदारी प्रथा को 1951 में, जब 1950 में देश लागू हुआ। प्रथम बार पहला काम, जो मुख्य काम किए गए थे, उसमें पहला कार्य ये किया गया था भारत सरकार द्वारा 1951 में जमींदारी और जागीरदारी प्रथा को खत्म कर दिया गया। दूसरा जो कानून किया गया था इस क्षेत्र में, दूसरा जो कानून किया गया था इस क्षेत्र में, वो भूमि सुधार संबंधी किया गया था। भूमि सुधार संबंधी क्या कार्य किया सरकार ने? भूमि सुधार संबंधी ये कार्य किया कि भूमि सुधार के लिए 1951 में कानून पारित किए और उन कानूनों को संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल दिया। उन कानूनों को संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल दिया, जिससे उनको उच्च संवैधानिक स्थिति प्रदान की। इस भूमि सुधार का लक्ष्य क्या था? भूमि सुधार का मूल लक्ष्य था
कि भूमि पर जो काश्त करता है, जो जोतता है, उसको अधिकार दिया जाए, न कि बीच में कोई बीच हो गया है। यानी भूमि सुधार का मुख्य उद्देश्य था कि उस व्यक्ति को भूमि का अधिकार दिया जाए जो उस भूमि को जोतता है, जो उस भूमि को कार्य करता है। दूसरा है इस नीति निर्देशक तत्वों में पंचवर्षीय योजनाएं, पंचवर्षीय योजनाएं। सरकार ने नीति निर्देशक तत्वों को क्रियान्वित करने की दूसरा जो मुख्य कार्य था पंचवर्षीय योजनाएं। देश के आर्थिक नियोजन हेतु देश का आर्थिक विकास किस प्रकार किया जाए, देश के आर्थिक नियोजन का मार्ग कौन सा अपनाए, इसलिए भारत सरकार ने देश का आर्थिक नियोजन का मार्ग पंचवर्षीय योजनाएं अपनाई। पंचवर्षीय योजना अपनाई। इनका पंचवर्षीय योजनाएं आज तक देश में 11 पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई है। 12वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2012 को, यानी आज तक देश में 12 पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई है। वर्तमान में 13वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2017 से लागू है। इन योजनाओं में, पंचवर्षीय योजनाओं में सरकार ने क्या करने का कार्य किया, कौन से कार्य करने का कार्य किया? नंबर 1, कृषि से संबंधित, कृषि में सुधार किया, खेती बाड़ी की व्यवस्था में सुधार किया, इस प्रकार से अधिकाधिक अन्न उत्पादन किया जाए, इसके लिए हरित क्रांति लाई गई। जल संसाधन से संबंधित कार्य किया, जल का किस प्रकार विद्युत किया जाए, किस प्रकार से जल का उपयोग किया जाए, किस प्रकार से जल संसाधनों को हम सुरक्षित रख सकें। और पशु नस्ल सुधार, पशु नस्ल सुधार के लिए भी कार्य किया। पशु नस्ल सुधार, पशु नस्ल सुधार। और नेक्स्ट जो कार्य था पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा, वो ये किया गया कि ग्रामीण विकास, ऊर्जा, उद्योग, वाणिज्य, परिवहन, संचार, श्रम, आवास, स्वास्थ्य, पर्यावरण और वैज्ञानिक अनुसंधान और शिक्षा, यानी पंचवर्षीय योजना द्वारा मुख्य जो देश के विकास में योजनाएं की, मुख्य जो देश के विकास में सहायक कार्य थे, उन सब कार्यों को भारत सरकार द्वारा करने का प्रयास किया गया। भारत सरकार द्वारा इस क्षेत्र में कार्य किया गया। नेक्स्ट जो थर्ड नंबर है, थर्ड नंबर जो पॉइंट है नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन से संबंधित, नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित, वो है पंचायती राज और स्थानीय शासन संस्थाएं। पंचायती राज एवं स्थानीय, पंचायती राज एवं स्थानीय स्वशासन। भारत सरकार द्वारा नीति निर्देशक के क्रियान्वयन की अगली जो पहल थी पंचवर्षीय योजना की, वो पहल थी पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना की। भारत सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को इस दिशा में प्रथम बार प्रयास किया गया। इस दिशा में प्रथम बार पंचायती राज संस्था को शुरुआत किया गया। बाद में जब उन पंचायती राज संस्थाओं में कमियां देखी गई, तो उन कमियों को दूर करने के लिए 1993 में 73वें संविधान संशोधन, 1993 में 73वें संविधान संशोधन, 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की 11वीं अनुसूची में, संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज को संवैधानिक ढांचा दिया गया। पंचायती राज को संवैधानिक ढांचा दिया गया, यानी पंचायती राज की प्रथम शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले से की गई। फिर उनकी कमियों को देखते हुए, व्यवहार में देखते हुए, उन कमियों को दूर करने के लिए 1993 में 73वें संविधान संशोधन 11वीं अनुसूची में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की बात की गई। ग्रामीण स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसी दिशा में 1994 में 74वें संविधान संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची में नगरीय शासन को
नगरीय स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक ढांचा दिया गया, नगरीय संवैधानिक शासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया। यानी 2 अक्टूबर 1959 को जो कानून हमारा लागू किया गया था उसको संवैधानिक ढांचा नहीं था, उसको संवैधानिक दर्जा नहीं था, उसको लागू कर दिया गया। लंबे समय तक 1959 से लेके 1993 तक यानी 24 साल के कार्यकाल में 34 साल के कार्यकाल में हमें यह समझने की कोशिश की कि इसमें क्या कमियां हैं, किस प्रकार से दूर किया जाए। यानी पंचायती राज और स्थानीय स्वशासन की क्या कमी है, उन कमियों को दूर करने के लिए 1993 में 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची द्वारा ग्रामीण नगरीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया। 1994 में 74वें संविधान संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची द्वारा नगरीय शासन संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इस प्रकार से नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन की जो ये पहल थी, ये मुख्य पहल थी पंचायती राज एवं स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज एवं स्थानीय स्वशासन। नेक्स्ट जो 4 नंबर पॉइंट है हमारा, कमजोर वर्गों का कल्याण। कमजोर वर्गों का कल्याण। देश का संविधान की प्रस्तावना एक बात निश्चित लिखी गई है कि भारत लोक कल्याणकारी समाजवादी राज्य। तो इस लोक कल्याणकारी समाजवादी राज्य को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? देश का एक बड़ा भाग है जो देश आजादी के समय देश की आर्थिक रूप से कमजोर थी, आर्थिक और सामाजिक रूप से, जिसमें SC, ST और OBC, इसमें ये बात जो 2 थे, ये तो सामाजिक दृष्टि से कमजोर थे और ये बात आर्थिक दृष्टि से कमजोर था। तो इनको ऊपर उठाने के लिए नीति निर्देशित तत्वों में कार्य किया गया, क्योंकि मुख्य जो है देश का विकास तभी हो पाता है जब देश की अधिकतर जनसंख्या आर्थिक रूप से मजबूत हो। तो इन लोगों को ऊपर उठाने के लिए सरकार ने क्या किया? इन लोगों को ऊपर उठाने के सरकार ने विशेष संवैधानिक प्रावधान किए, जिसके द्वारा इनको सरकारी नौकरियों में तथा राजनीतिक क्षेत्र में आरक्षण की व्यवस्था की गई। जो आरक्षण 10-10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया, वर्तमान में वो आरक्षण 2030 के लिए कर दिया गया। सरकारी नौकरियों के लिए इस वर्ग को आगे ले जाने के लिए विशेष दावे का प्रावधान किया गया और SC ST के लोगों में जो अस्पृश्यता की स्थिति थी, छुआछूत की स्थिति थी, उसके उद्धार के लिए विशेष कानून बनाए गए। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के बच्चों को पढ़ने के लिए भारत सरकार द्वारा उदारतापूर्वक छात्रवृत्तियां, पोशाक और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई। 1990 में 65वें संविधान संशोधन द्वारा 1990 में 65वें संविधान संशोधन द्वारा SC ST कमीशन की व्यवस्था की गई। SC ST कमीशन 7 सदस्यीय SC ST कमीशन की व्यवस्था की गई। 7 सदस्यीय ऐसे कमीशन की व्यवस्था की गई जो कमीशन इन लोगों की स्थिति को सुधारने के लिए सरकार द्वारा किए जाने वाले प्रयासों की समीक्षा करता है और उनको आगे से ठीक करने का प्रयास करता है। ये जो 7 सदस्यीय कमीशन SC ST कमीशन के लिए किया गया, इनसे संबंधित घटनाओं के लिए सरकार द्वारा विशेष प्रयास किए गए। इसी क्षेत्र में इसी प्रकार से कमजोर वर्ग कल्याण की स्थिति में 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा महिलाओं के लिए 30% आरक्षण का प्रावधान किया गया स्थानीय स्वशासन के निर्वाचन में, जिसको 2011 में बढ़ाकर पंचायती राज संस्थाओं के लिए महिलाओं का 30% से बढ़ाकर 50% का आरक्षण कर दिया गया। महिला आरक्षण की इस व्यवस्था से महिला जागृति और उत्थान निरंतर बढ़ता गया। आशा की जा रही है कि महिला जागृति की दिशा में और कदम उठाए जाएंगे सरकार ने। इसी प्रकार 93वें संविधान संशोधन 2005 द्वारा
93 संशोधन 2005 द्वारा सरकार ने यह निश्चित किया कि जिन शैक्षणिक संस्थाओं को शासन से वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं है, वो भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के आरक्षण की प्रावधान करेगा। 93 संविधान संशोधन 2005 द्वारा भारत सरकार द्वारा यह व्यवस्था की गई कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों को जिन शैक्षणिक संस्थाओं में वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं है, वो भी आरक्षण की व्यवस्था करेंगे, स्थान आरक्षित करेंगे। नंबर 5 आता है हमारा सामाजिक सुरक्षा। सामाजिक सुरक्षा इस दिशा में युवकों, बालकों को शोषण से मुक्ति के लिए सरकार ने विशेष प्रावधान किए, अनेक कानून प्राप्त किए। कुछ राज्य सरकारों ने वृद्धावस्था पेंशन लागू की। बीमारी और दुर्घटना की सुरक्षा के लिए सरकार ने मजदूर बीमा लागू की। बेरोजगारी बीमा लागू करने से अनेक सुविधाएं बढ़ी। भारत सरकार ने 2003 में वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना लागू की। निर्धनता की रेखा से नीचे जीवन यापन लोगों के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की, जो कि आगे सामाजिक क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। इसी प्रकार सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य करते हुए सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून 2005 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून पास किया गया, जिसमें शुरू में जब इसको लागू किया गया तो 100 दिन का रोजगार जिन जिलों में काम नहीं था उन 200 जिलों में लागू किया गया। देश के कुल जिलों की संख्या कितनी है? 596 जिलों में से 200 जिलों में यह लागू किया गया। क्या लागू किया गया? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कानून 2005। फिर इसका नाम बदलकर नरेगा कर दिया, जिसको हम नरेगा कहते हैं। अब इस नरेगा में इसके दायरा बढ़ाते हुए भारत सरकार ने समय 100 दिन का जो रोजगार है उसको लागू करते हुए 1 अप्रैल 2008 को पूरे भारत में लागू कर दिया, यानी 596 जिलों में लागू कर दिया। जो नरेगा का कानून है 596 जिलों में लागू कर दिया गया था। ये था हमारा सामाजिक सुरक्षा की दिशा में क्रियान्वयन, सामाजिक सुरक्षा की दिशा में नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन। नेक्स्ट है हमारा बड़े बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण। बड़े बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण भारत सरकार ने लोगों को शोषण से मजबूती दिलाने, रोजगार के साधन बढ़ाने, सार्वजनिक सुविधाओं में विस्तार करते हुए बड़े बड़े उद्योग थे। बड़े बड़े उद्योगों में सबसे पहले भारतीय जीवन बीमा निगम का राष्ट्रीयकरण किया गया, LIC का राष्ट्रीयकरण किया गया। फिर 20 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, कोयले खजानों का राष्ट्रीयकरण किया गया, रेलवे का राष्ट्रीयकरण किया गया, हवाई यात्राओं का राष्ट्रीयकरण किया गया। इस प्रकार जो बड़े बड़े उद्योग थे, बड़े बड़े कारखाने थे, बिजली आपूर्ति थी, खान आपूर्ति थी, पर्यटन था, इस प्रकार के उद्योगों को इस नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन में राष्ट्रीयकरण किया, ताकि लोगों को सब लोग सुविधाओं का उपयोग कर सके, सब लोग इन सुविधाओं को प्राप्त कर सके। 7वां है हमारा संपत्ति के अधिकार से संबंधित व्यवस्था में परिवर्तन। संपत्ति
के अधिकार, संपत्ति के अधिकार से संबंधित व्यवस्था में परिवर्तन। संपत्ति के मूल अधिकारों को, संपत्ति का जो मूल अधिकार था मूल संविधान में, उसमें सामाजिक आर्थिक सुरक्षा में बाधक मानते हुए सरकार ने इस संशोधन किया, इस मूल अधिकार की श्रेणी से हटाया, इसको सीमित किया और 44वें संविधान संशोधन 1979 द्वारा मूल अधिकार को, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया, संपत्ति के मूल अधिकार को मूल अधिकार में बाहर कर दिया। अब सिर्फ संपत्ति कानूनी अधिकार है, मूल अधिकार नहीं है। नेक्स्ट है न्यायिक व्यवस्था में सुधार। न्यायिक व्यवस्था में सुधार। न्यायिक व्यवस्था में सुधार। न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किया गया। शुरू में जब देश आजाद हुआ था तब दोनों अंग साथ थे। न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किया गया, जिससे जनता को निष्पक्ष न्याय मिल सके, शीघ्र न्याय मिल सके। लोक अदालतों की व्यवस्था की गई, निःशुल्क कानूनी व्यवस्था की गई। 2001 और 2001 में शीघ्र न्याय प्राप्त करने के लिए त्वरित न्यायालयों की व्यवस्था की गई। नेक्स्ट है हमारा अनिवार्य और निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा। अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा। अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार भारत सरकार द्वारा नीति निर्देशित तत्वों के अनुच्छेद 45 में राज्य को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करने का प्रावधान किया गया और 2002 में 66वें संविधान संशोधन द्वारा 51 के तहत इसको मूल कर्तव्य में शामिल कर दिया गया और इसी के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया। मध्य अवधि भोजन की व्यवस्था की गई, जिनको हम मिड डे मील कहते हैं। शिक्षा का मूल अधिकार दिवस 2002 में स्वीकार कर दिया गया, लेकिन शिक्षा जुलाई 2002 में इसको घोषणा की गई, गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया, इस प्रकार कानूनी रूप दिया गया। इस प्रकार से 1 अप्रैल 2010 को इस अधिकार को लागू किया गया, अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। इस शिक्षा में गुणवत्ता शिक्षा दायित्व किया गया, राज्य सरकारों के लिए व्यवस्था की गई। इसके अलावा वो नीति निर्देश तत्वों के क्रियान्वयन में जो और कार्य किए गए, वो ये कार्य किए गए। 1975 में बंधुआ मजदूरी की समाप्ति की गई, स्त्री मजदूरों को समान वेतन दिया गया। 1993 में केंद्र व राज्य सरकार द्वारा पिछड़े वर्गों में आरक्षण की व्यवस्था की गई। 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि 6 माह में मजदूरी प्रथा को, बाल मजदूरी प्रथा को समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार भारत सरकार ने नीति निर्देश तत्वों के क्रियान्वयन के लिए ये 9 कदम उठाए। इन 9 कदमों का एक बार हम पुनः अध्ययन कर लेते हैं। 9 कदमों में पहला था हमारा, पहले हम थोड़ा देख लेते हैं। पहले हमने नीति निर्देश तत्वों पर पृष्ठभूमि, अर्थ, मूल अधिकार के नीति निर्देश तत्वों, भेद और दोनों में सामंजस्य और कौन से नीति निर्देश तत्व है, ये हमने पूर्व वाले वीडियो में इसकी आलोचना और आज जो हम कर रहे हैं उन नीति निर्देश तत्वों का क्रियान्वयन कर रहे हैं। क्रियान्वयन किस प्रकार से नीति निर्देश तत्वों में जमींदारी और जागीरदारी प्रथा का अंत किया गया और भूमि सुधार किया गया। पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई, पंचायती राज एवं स्थानीय स्वशासन को अपनाया गया,
कमजोर वर्गों का कल्याण की व्यवस्था की गई। इसके लिए मैंने आपको पूरा विस्तार से बता दिया। सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था की गई, बड़े बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया गया, संपत्ति के अधिकार से संबंधित व्यवस्था का परिवर्तन किया गया, न्यायिक व्यवस्था में सुधार किया गया, आर्थिक अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की का अधिकार पारित किया गया, जिसको 1 अप्रैल 2010 में लागू किया गया। इसके अलावा 1975 में मंद व मजदूर के कदम उठाए गए और बहुत सारे कदम उठाए गए। 1993 में ओबीसी के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। 1995 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह आदेश दिया गया भारत सरकार को कि 6 महीने में आप बंधुआ मजदूर से मुक्त करोगे। थैंक यू, धन्यवाद।